हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमारे सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई, इससे पहले कि दिसंबर का महीना खत्म हो, 2025 खत्म हो और शायद 2026 में दुनिया भी खत्म ना हो, वैसे ऐसा होने वाला तो नहीं है, बट उससे पहले ही बेटा आप लोगों का जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो भाई, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आज होने वाली है बेटा आप लोगों की थर्ड लास्ट क्लास। ठीक है, ये बेटा एक तरीके से आपकी थर्ड लास्ट क्लास है जिसको आप आज अटेंड करने वाले हैं। इस क्लास में बेटा हम लोग हमारी जितनी भी पोएट्री बच रही थी, हमारी 4 पोएम्स बच रही थी, उन चारों पोएम्स को बेटा हम लोग खत्म कर देंगे। तो पोएम्स के नाम क्या क्या है? द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ऑन किलिंग अ ट्री, नो मैन आर फॉरेन और बेटा अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये चारों कविताएं बेटा मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूँ और ये चारों कविताएं करके हमारा पोएम सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला लेक्चर बेटा जो आप लोगों के पास आने वाला है, या जो अगला लेक्चर आप लोग मेरे साथ देखेंगे, वो होगा बेटा मोमेंट्स का और लास्ट होने वाला है बी हाइव का। तो आप लोगों को मैंने रोड मैप बता दिया है। ये आज की क्लास पोएट्री की, इससे अगली क्लास जो होने वाली है बेटा वो चैप्टर्स की मोमेंट्स बुक में से, और जो लास्ट क्लास होने वाली है बेटा वो आप लोगों की क्लास होगी फ्रॉम द अदर बुक दैट इज बी हाइव। और उसके साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोगों के साथ आपकी ये जर्नी, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आपके ये 4 पोएट्री। भाई, सबसे पहली पोएट्री जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बच्चों, इसका नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। और इस पोएम को लिखने वाले राइटर का नाम है बच्चों W.B. यीट्स। ठीक है, ये कविता जो है इसे W.B. यीट्स ने लिखा है। अब अगर मैं आप लोगों को W.B. यीट्स का पूरा नाम बताऊं बेटा, तो W.B. यीट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है बच्चों विलियम बटलर यीट्स। तो अगर इस कहानी के बारे में बेटा बात करी जाए, तो इस कहानी में हमारे विलियम बटलर यीट्स बताते हैं कि किस तरीके से वो शहर की लाइफ से, ठीक है, वो सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। किस तरीके से वो सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा ट्रबल होकर वो एक पीसफुल लाइफ जो है बच्चों वो जीना चाहते हैं। किस तरीके से वो चाहते हैं कि वो एक बड़ा पीसफुल सा जीवन बिताए, वो एक बड़ा ही सुकून भरा, शांति भरा जो है वो जीवन बिताएं। और वो जीवन कहाँ पर बिताना चाहते हैं बेटा? वो बिताना चाहते हैं इनिसफ्री नाम की एक जगह पर, लेक आइजल के किनारे। ठीक है, इनका बहुत मन है कि वो लेक आइजल के किनारे अपना एक घर बनाएं, उस घर के वहाँ रहें। ठीक है, उस घर में रहें, उस घर में अपना जो है रहना खाना पीना करें और अपना जीवन जो है वहीं पर बिताएं। अब भाई, कहानी में बात यह है कि हमारे जो ये विलियम बटलर यीट्स हैं, ये बताते हैं यहाँ पर इस पोएम में वो बाइबल की रेफरेंस देते हैं बेटा। बाइबल की रेफरेंस किस तरीके से देते हैं वो बताते हैं कि जिस तरीके से बाइबल के अंदर बेटा एक सन था जो अपने पिताजी का घर छोड़कर चला जाता है, ये बोलकर कि वो दुनिया जिएगा, दुनिया एंजॉय करेगा, दुनिया को देखेगा, लेकिन बाद में वो अपने ही पिताजी के घर वापस आ जाता है। जब वो ये चीज़ एनालाइज करता है, जब वो ये चीज़ देखता है कि दुनिया तो बड़ी कठिन है, दुनिया में जीना और अपना समय चलाना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। तो पोएट कहते हैं जिस तरीके से वो बच्चा अपने घर पे वापस चला जाता है, क्योंकि वो घर ही है बेटा वो जगह जहाँ पर उसको अपने जीवन का सुकून मिलता है, जहाँ पर उसे अपने जीवन में शांति मिलती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं विलियम बटलर यीट्स, वो यही बताना चाहते हैं कि इस जगह पर रहकर, जहाँ पर इस समय पर बेटा वो रह रहे हैं, ये लेक आइजल जो इनिसफ्री नाम की जगह पर है, वहाँ पर इनका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ये वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री expresses the poet W.B. Yeats' deep desire to escape the noisy, stressful and urban environment and return to the calm beauty of nature। तो ये पोएम बेटा हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमारे जो पोएट हैं जिनका नाम है W.B. Yeats, वो बहुत ज़्यादा परेशान है नॉइजी और स्ट्रेसफुल सिटी लाइफ से, और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सिटी लाइफ से थोड़ा सा निजात चाहिए, उन्हें सिटी लाइफ से थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, सिटी लाइफ से उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो भी वापस नेचर की फ्रीडम में चले जाए, वो भी नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करें।
और इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए बेटा उनके दिमाग में आती है ये जगह जिसका नाम है लेक आइजल। लेक आइजल के पास वो अपना एक घर बनाना चाहते हैं और ये 9 बीन रोज लगाना चाहते हैं ताकि खाने पीने का काम और रहने का काम वो अच्छे से कर सकें। तो डब्ल्यू बी ईट्स यहाँ पर इमेजिन करते हैं बच्चों की उनके पास एक स्मॉल क्ले और वैटल का कैबिन है, यानी मिट्टी का और बेटा वुडन कैबिन है, यानी उनके पास एक छोटा सा हट, एक छोटा सा रूम है इनिसफ्री में जहाँ पर वो रह रहे हैं। वहां पर रहते रहते बेटा साथ में वो एक चीज के बारे में और बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब मैं वहां पर रहूंगा तो वहां पर मैं बीन्स उगाऊंगा। वहां पर वो कहते हैं कि भैया मैं 9 बीन रोज लगाऊंगा। वहां पर मैं 9 बीन्स की रोज लगाऊंगा, यानी 9 ऐसे पौधे लगाऊंगा जिनमें मैं बीन्स उगाऊंगा फॉर फूड, ताकि वहां पर बेटा उन्हें खाने के लिए भी किसी पर निर्भर ना होना पड़े और उनका खाना पीना रहना सहना सब चलता रहे। एंड लिविंग अलोन इन कंप्लीट साइलेंस, ठीक है। और वो कहते हैं कि वहां पर वो बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, बिल्कुल पीस में। और वहां पर वो ये भी बताते हैं बेटा कि ओनली साउंड, अकेली ऐसी आवाज जो वहां पर उन्हें उस समय पर अगर चाहिए होगी तो वो कौन सी होगी? जो अकेली ऐसी आवाज बेटा उन्हें वहां पर चाहिए होगी वो होगी बीज की बजिंग। तो वहां पर वो ये भी कहते हैं कि आई विल लिव अलोन इन द बीज बजिंग बी लाउड ग्लेड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर कहाँ रहना चाहता हूँ? बी लाउड ग्लेड में रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं कितनी शांत जगह पर रहना चाहता हूँ जहां पर मक्खियों का भिनभिनाना, जहां पर ये बीज का ज़ करके उड़ना मेरे को वो भी सुनाई दे, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताती है किस तरीके से जब शहर में आपको क्या सुनाई देता है बेटा? हॉर्न सुनाई देते हैं, गानों की आवाज सुनाई देती है, मशीन्स की आवाज सुनाई देती है, गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, बाइकों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन पोएट बताते हैं जब पोएट यहाँ पर गाँव में जाकर इनिसफ्री में जाकर रहते हैं जहाँ पर बेटा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा काम है, हर जगह पर बहुत ज्यादा शांति है। इनफैक्ट उस एरिया में कोई आवाज ही नहीं है, वो जगह इतनी शांत है कि वहां पर आपको जो नेचुरल साउंड्स होती है ना नेचर की, वो सुनाई देने लगती हैं, जैसे बजिंग ऑफ बीज, जैसे बीज का बज करना, ठीक है। एक पैराग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे है बेटा जान के, क्योंकि आपको पोएम को मुझे समझाना है इस तरीके से ताकि आप इसे पेपर के लिए जो है समझ सके। द लेक वाटर लैपिंग सॉफ्टली, वो कहते हैं वहां पर इतनी शांति हो कि वो जो लेक वाटर है, ये जो आपकी जो यहाँ पर लेक है बेटा, ये जो आप लोगों की जो आप देख पा रहे हैं पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये जो आप लोगों का तालाब है बेटा, ये जो आप लोगों का जो आप देख पा रहे हैं लेक इनिसफ्री, पोएट ये बताते हैं कि वो लेक वाटर को भी हिट करते हुए सुनना चाहते हैं। यानी कभी बेटा अगर आप कहीं घूमने गए हो और वहां पर कोई तालाब या कोई झील हो तो आपने देखा होगा बेटा कि वहां पर जो लेक होती है, उधर लेक के साथ क्या होता है, जब पानी किनारे पर लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी है, जब पानी में हल्की फुल्की मूवमेंट होगी तो ये पानी जो है बेटा ये बिल्कुल इस किनारे से लगेगा। और जब बेटा ये पानी बिल्कुल इस किनारे से लगेगा तो पानी की एक आवाज होती है, जैसे पानी जब टकराता है किसी कोने से तो पानी एक आवाज करता है। तो पोएट कहते हैं मैं चाहता हूं कि ये लेक वाटर की जो आवाज है should is there in his heart, is now fixed in his heart। पोएट बताते हैं कि ये आवाज जो है ये अब मेरे दिल में बिल्कुल बस चुकी है, ठीक है, बस जाना। वो कहते हैं ये आवाज जो है ना पानी की, वो कहते हैं मेरे दिल में बस गई है, भले ही मैं शहर में भी आ जाऊं लेकिन वो कहते हैं ये आवाज इट हैज अ एको इन माय हार्ट, ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो आवाज है इट हैज अ एको इन हिज हार्ट। वो कहते हैं कि भैया मेरे दिल में इस आवाज का एक बहुत शोर है। एंड द ब्यूटी ऑफ डॉन, नून एंड मिडनाइट। साथ ही साथ पोएट ये भी बताते हैं कि यहाँ की मॉर्निंग, ठीक है, जिसको वो वेल ऑफ मॉर्निंग कहते हैं, जिसके लिए पोएट कहते हैं जब यहाँ सुबह होती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो रात का घूंघट हट गया हो और सुबह का सवेरा जो है वो आ गया हो। नून को बेटा वो यहाँ पर कंपेयर करते हैं पर्पल ग्लो से। वो कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ तो दोपहर भी ऐसे लगता है जैसे मानो बैंगनी रंग का आसमान हो। एंड मिड नाइट अ ग्लिमर, और पोएट जो है बेटा रात को ग्लिमर से कंपेयर करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि रात के समय लिनेट्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, लिनेट्स विंग। अब लिनेट्स क्या है बेटा? लिनेट्स एक टाइप ऑफ पक्षी होता है, ठीक है, जो बाहर निकलता है। तो पोएट कहते हैं जब मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं बिल्कुल नेचर के किनारे रहूँगा, मैं बिल्कुल नेचर के पास रहूँगा, मैं बिल्कुल नेचर से जुड़ के रहूँगा। और पोएट यही बताते हैं कि जब तक वो यहाँ पर रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो लगने वाला है।
अब पोएट बताते हैं ऑल्दो ही इज फिजिकली स्टैंडिंग ऑन अ बिजी ग्रे पेवमेंट। अब वो कहते हैं ये जो लेक वाटर की आवाज थी, ये जो पानी की आवाज थी बेटा, जिसको वो कहते हैं इट इज अ एको इन माई हार्ट। अब वो कहते हैं भले ही स्टैंडिंग ऑन अ पेवमेंट ग्रे, ठीक है, भले ही वो कहते हैं कि वो किसी फुटपाथ पर क्यों ना खड़े हों, भले ही बेटा वो शहर में क्यों ना रह रहे हों, ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि वो फिजिकली ही इज इन अ सिटी, ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि भाई फिजिकली तो हमारे जो ये पोएट हैं ये एक सिटी में हैं, बट मेंटली, लेकिन बेटा अगर बात की जाए मेंटली ही इज लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ, लेकिन मन ही मन में क्या है बेटा, वो कहाँ पर खोए हुए हैं, वो खोए हुए हैं इन द ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री। तो वो कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जिसका उनके दिल के ऊपर बेटा एक बहुत ही डीप लास्टिंग इम्पैक्ट है, एक ऐसी जगह जिसका उनके दिल पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक असर है। द साउंड ऑफ द लेक वाटर इज ऑलवेज इन हिज हार्ट। वो यही कहते हैं कि भले ही वो उस जगह पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो जो लेक वाटर की आवाज़ है, वो जो पानी के बहने की आवाज़ है, जो पानी के टकराने की आवाज़ है, पोएट कहते हैं वो आज भी उनके दिल में है। दिस शोज इज लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल पीस। ये जो पूरा एक्सपीरियंस है बेटा, ये हमें दिखाता है कि पोएट के मन में एक डिजायर है, पोएट के मन में एक इच्छा है कि उन्हें स्पिरिचुअल पीस चाहिए, उन्हें वो मेंटल पीस चाहिए जो शहर की हसल बसल वाली लाइफ में उनको देखने को नहीं मिलता। और वो बताना चाहते हैं कि जब वो ऐसी जगह पर जाते हैं तो बेटा ऑटोमेटिकली उनका जो ब्रेन है, ऑटोमेटिकली उनका जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट्स टू फील बेटर, उन्हें अच्छा लगने लग जाता है, and then he is able to live his life very peacefully and very normally। ठीक है, तो ये आप लोगों को बेटा ध्यान रखना है कि ये जो पोएम है लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, इसके अंदर पोएट का जो मेन कहना है वो यही है कि शहर का जीवन उनको बहुत परेशान करता है, इसीलिए वो जाकर एक ऐसे कैबिन में रहना चाहते हैं, वो जाकर एक ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर भाई उनके वो नेचर के करीब हों, वो प्रकृति के करीब हों, और ये जो शोर शराबा, दुनिया की लड़ाई झगड़े, जल्दीबाजी, शहरी जीवन, वो इन सब चीज़ों से निकलकर शांत जगह पर जाकर अपना आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। भले ही वो वहाँ पर उस समय पर नहीं है, वो चीज़ें फिर भी उनके मन में वास करी हुई हैं। What does the poet wish to build at Innisfree? पोएट क्या बनाना चाहते हैं इनिसफ्री पर? ऑप्शन है मैंशन, एक स्मॉल कैबिन, एक वुडन बोट और एक स्टोन टावर। तो बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ स्मॉल कैबिन। पोएट वहां पर एक स्मॉल कैबिन बनाना चाहते हैं, और किस चीज का कैबिन बनाना चाहते हैं बच्चों? वो क्ले और वैटल का एक अपने लिए स्मॉल कैबिन बनाना चाहते हैं। The poet wants to live alone at Innisfree because he seeks। जो पोएट है बेटा वो इनिसफ्री में रहना चाहते हैं अकेले, क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन में एडवेंचर चाहिए, उन्हें जीवन में वेल्थ, उन्हें जीवन में पैसा चाहिए, उन्हें जीवन में पीस चाहिए, या उन्हें जीवन में कंपेनियनशिप चाहिए, या उन्हें जीवन में फ्रेंडशिप चाहिए। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर है वो हो जाएगा पीस। पोएट को यहाँ पर रहकर मन की शांति मिलेगी, उन्हें वो मेंटल पीस जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो पीस बेटा उन्हें शहरी जीवन में नहीं मिल सकता। What material will the poet use to build his cabin? ये मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया है। पोएट क्या मटेरियल यूज करेंगे बेटा अपना कैबिन बनाने के लिए? आपके पास ऑप्शन है क्ले और बीम्स। बीम का मतलब होता है बेटा लॉन्ग, बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, ये थिक पिलर्स होते हैं। तो ये तो बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर है नहीं, क्योंकि बुक में भी नहीं दिया हुआ है। स्टोन्स एंड लीव से घर बनता नहीं है। क्ले एंड वाटल्स जो है बेटा, वाटल्स बेसिकली वुडन पोल्स होते हैं ये, तो वुडन पोल्स को यूज किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। एंड लास्ट पोल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इसके बाद दूसरी पोएम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज द पोएट हियर इन डीप हार्ट स्कोर? तो हमने क्या किया था, पोएट को अपने दिल में किस चीज का एको सुनाई देता था भाई? वेव्स क्रैशिंग, बीज हमिंग, लेक वाटर लैपिंग, या बर्ड्स चर्पिंग? तो भाई क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर है कि पोएट के दिल पर बेटा जिस चीज का असर था इन द पोएट्स डीप हार्ट स्कोर, वो था बेटा लेक वाटर लैपिंग। इट हैज अ एको ऑन हिज हार्ट, मतलब उसका एक इफेक्ट है बेटा हमारे पोएट के दिल पर, जो पोएट यहाँ पर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी बेटा आप लोगों के क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
चलिए भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोगों के साथ आपकी अगली पोइट्री, जिसका नाम है बच्चों ऑन किलिंग अ ट्री। और ये ऑन किलिंग अ ट्री जो है बच्चों, इस पोएम को लिखने वाले राइटर का नाम है जीव पटेल। याद रखना बच्चों, जीव पटेल एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। और ये जो कविता बेटा उन्होंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है, वो एक तरीके से एक सार्कास्टिक कमेंट है, ठीक है। ये एक तरीके से एक सार्कास्टिक कमेंट है ऑन द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नेचर। किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर बेटा जो यहाँ पर आपके नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि पोएट ने बहुत सारे लोगों को बेटा अक्सर पेड़ काटते हुए देखा है, ठीक है, पेड़ों को उखाड़ते हुए देखा है। तो ये जीव पटेल जो है बेटा हमारे पोएट, अब यहाँ पर वो एक मतलब लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। पोएम का नाम है हाउ ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को कैसे मारेंगे। तो यहाँ पर बेटा पोएट जो है वो हमें सिखाने वाले हैं कि भाई पेड़ को काटना कैसे है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण के लिए बात कर रहा है, जो पर्यावरण को बचाने की बात करता है, क्या वो किसी पेड़ को काटने की या मारने की बात करेगा? नहीं। तो एक तरीके से बेटा ये एक सरकास्टिक कमेंट है, एक तरीके से बेटा ये एक ताना कसा गया है, ठीक है। एक तरीके से बेटा ये ताना कसा गया है उन लोगों के ऊपर, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई नेचर जो प्रकृति है उसका ध्यान आपको रखना है। क्योंकि एक बात बताओ, जिस तरीके से बेटा जीवन में कभी आप किसी इंसान को नहीं मारोगे, जैसे आपको जीवन में क्या सिखाया जाता है कि किसी भी इंसान की हत्या मत करो, किसी भी जीव को मत मारो, किसी भी जानवर को मत मारो। तो जो जो बेटा कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में जानवरों और जीवों को लेकर है, वो कॉन्शियसनेस पोएट यहाँ पर जीव पटेल हमारी ट्रीज के लिए भी लेकर आना चाहते हैं। हमारे पोएट का कहना ये है बेटा कि ह्यूमंस सर्वाइवल, ठीक है, ह्यूमंस सर्वाइवल, इंसानों का जो बेटा सर्वाइवल है डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ट्रीज। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि तुम जितना सीरियस इंसान की हत्या को लेते हो, अगर उसका कुछ परसेंट सीरियस तुम अगर पेड़ की हत्या को भी ले लोगे तो शायद तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो चलिए जानते हैं बेटा कि पोएट इस कविता के थ्रू हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो भाई ऑन किलिंग अ ट्री के बारे में आप जानते हैं कि भाई पोएट क्या कहते हैं। तो भाई ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल describes the violent and lengthy process required to destroy a tree, showing how strong and alive nature is. तो भाई देखो, अब पोएट कहते हैं कि आपको लगता है कि आप एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ लोगे, आप एक चाकू पकड़ोगे और ऐसे ठा करके मारोगे और आपका जो पेड़ है वो कट जाएगा। पोएट का कहना है कि भाई दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको लगता है कि पोएट आपका जो पेड़ है वो एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से मर जाएगा या एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से कट जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि जो आपका पेड़ है वो एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से जाएगा। क्योंकि उनके हिसाब से पेड़ जो है बेटा इट हैज टेकन ईयर्स टू ग्रो, ठीक है, इट हैज टेकन ईयर्स टू ग्रो। पूरे पेड़ को बेटा बहुत साल लगे हैं उस ग्रोथ तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड इट इज देयरफॉर नॉट एट ऑल इजी उस पेड़ को मारना या उस पेड़ को काटना कि या वो पेड़ खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक पेड़ को मारना, एक पेड़ को खत्म करना इज नेवर गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। क्योंकि देखो, अब अगर मैं एक पेड़ के बारे में बच्चों आप लोगों से बात करूं तो जो पेड़ होता है उसके साथ कहानी ये होती है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स जो पेड़ है बेटा वो बनता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जो पेड़ है वो पानी लेता है ज़मीन से, वो सनलाइट लेता है, एयर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। जो उसकी सॉइल है, जो उसकी रूट्स हैं बेटा, वो उसका बेस है, ठीक है, वो उसकी ग्रोथ का मेन रीज़न है, ठीक है। अब मान लो कि एक पेड़ है जिसने ओवर द ईयर्स ग्रोथ ली है, ठीक है, सनलाइट ली है, एयर लिया है, वाटर लिया है, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, उसकी रूट्स ने उसकी मदद करी है ग्रो करने के लिए। और आप कल के दिन पे उठकर आए और आपने सिर्फ एक सिंपल चाकू लिया और एक आरी ली और आप लग गए पेड़ को काटने में। तो वो कहते हैं तो ट्री कैन नॉट बी किल्ड बाय अ सिंपल कट। पेड़ जो है बेटा वो एक सिंपल कट से ऐसे आपने चाकू लिया और पेड़ काट दिया, नहीं। पेड़ काटना इतनी कोई आसान चीज नहीं है। इट हैज ग्रोन स्लोली फॉर ईयर्स। पेड़ को ग्रो करने में टाइम लगा है बाय अब्सॉर्बिंग सनलाइट। तो इफ द ट्री हैज टेकन टाइम टू ग्रो, तो बेटा अगर पेड़ हैज टेकन टाइम टू ग्रो, अगर पेड़ ने बेटा उगने के लिए समय लिया है, देन destroying it will also not be easy. तो will also not be
इजी। भाई जितना समय पेड़ को उगने में लगा है उतनी मेहनत तुम्हें पेड़ को काटने के लिए भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम गए और तुमने जाकर पेड़ को देखा और पेड़ को काट दिया। भाई पेड़ है वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, उसको काटना खत्म करना इतनी आसान चीज नहीं है। इवन इफ द बार्क इज कट, वो कहते हैं भले ही आप उसकी जो ट्रंक है, भले ही आप पेड़ का तना जो है बच्चों उसको ले लो, भले ही आप तने को काट दो या हैक कर दो या उसको आप बिल्कुल चॉप कर दो, बिल्कुल बेरहमी से आप जो है उसको काट दो, इट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो। तो वो कहते हैं सबसे पहले वो क्या होगा, इट विल ब्लीड। सबसे पहले क्या होगा, इट विल ब्लीड। जिस तरीके से बेटा अगर आपके हाथ में कहीं पर चोट लग जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो, आपके हाथ में बेटा कहीं पर चोट लग जाए, चोट लगने से क्या होगा, वहां से खून निकलने लगेगा। मान लो आपके हाथ में कट लग गया है, कोई चाकू वाकू लग जाए, कुछ ब्लेड लग जाए, तो वहां से बेटा खून निकलने लगता है। तो पेड़ के साथ भी सेम चीज है। जिस तरीके से आपके हाथ कटने से बेटा आपके हाथों से खून निकलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही बेटा अगर पेड़ को उसके तने से काटा जाए, अगर पेड़ को उसके तने से अलग किया जाए, तो द ब्लीडिंग बार्क, जो बार्क है वो भी ब्लीड करने लगेगी। अब क्या पेड़ में से भी खून निकलेगा? नहीं बेटा, उसके अंदर से उसका लिक्विड सैप जो है वो निकलेगा। क्योंकि जमीन से क्या होता है बेटा, जमीन से पानी उठता है पेड़ के लिए ऊपर की तरफ, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा। अब पेड़ के तने में कुछ तो पानी होगा ना, कुछ तो लिक्विड होगा ना उसके अंदर। जब पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ के जो कॉर्नर होते हैं ना बेटा, इस तरीके से, मतलब अगर ये जो मान लो ये पेड़ का कॉर्नर है तो यहाँ पर हल्का हल्का सा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ब्लीडिंग बार्क बोला गया है। कि जो पेड़ है बेटा उसकी जो बार्क है वो ब्लीड करती है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से खून निकल रहा हो। ठीक है, तो पोएट कहते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो ब्लीडिंग बार्क है वो ग्रो नहीं करेगी, जो पेड़ आपने एक बारी काट दिया वो ग्रो नहीं करेगा। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें से नई लीव्स, ठीक है, नए बोज, मिनिएचर बोज जो हैं बेटा, छोटे छोटे उसमें से पौधे जो हैं वो निकलने लगेंगे उसकी ट्रंक में से, अगर आपने उस पेड़ को बहुत समय के लिए अनअटेंडेड छोड़ दिया तो वो कहते हैं आपको लगता है कि शायद पेड़ को ऐसे कट करने से, उसके तने काटने से पेड़ मर जाता है। वो कहते हैं नहीं। चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि पेड़ को काटना कैसे है। वो यहाँ पर आपको टॉन्ट मार रहे हैं, वो आपको ताना मार रहे हैं कि तो चलो आज एक काम करो, तुम्हें पेड़ काटने का बहुत शौक है ना, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आज फिर पेड़ कटता कैसे, फिर काटना। तो उन्होंने बोला जो पेड़ की रूट है, जो पेड़ की बेटा जड़ है, जो उसका सोर्स है, जैसे बेटा आपके शरीर में आपका दिल और दिमाग आपके पूरे शरीर को चला रहा है, पोएट का मानना है कि जो पेड़ की जड़ है, जो पेड़ की रूट्स हैं, वो उसकी सोर्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्योंकि वहां से बेटा वो उसके न्यूट्रिएंट्स का, उसके फूड का, हर चीज का सोर्स है। क्योंकि बेटा पेड़ की जड़ों से ही तो पेड़ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं बेटा, it is anchoring tree to the earth। तो यहाँ पर आपकी जो बेटा सॉइल है, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी जड़ें हैं पेड़ की, बताती हूँ वो क्या करती हैं बेटा। वो इस तरीके से, मान लो ये आपका पेड़ है तो उसके आपके पेड़ को वो जोड़ कर रखती है जमीन से, जो उसको उखड़ने नहीं देता है। ठीक है, तो जो रूट्स है बेटा वो आपके प्लांट का, आपकी ट्री का सबसे मेन पार्ट है। तो वो कहते हैं अगर जीवन में सच में आप में इतनी इच्छा है कि आप पेड़ को मारना चाहते हैं, पेड़ को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको पेड़ को जड़ से निकालना पड़ेगा और एकदम झटके से निकालना पड़ेगा, इमीडिएटली सडनली निकालना पड़ेगा, अगर आप उस पेड़ को मारना चाहते हैं। और वो कहते हैं फिर आपको क्या लगता है कि एक बार जब आप उस पेड़ को उखाड़ देंगे, जब एक बार आप उसको अपरूट कर देंगे, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द एक्सपोज्ड रूट्स ड्राई आउट अंडर द सन। वो कहते हैं फिर प्रोसेस शुरू होगा सब चीज़ों के सूखने का, सब चीज़ों के ब्राउन होने का। ठीक है, वो कहते हैं उसके बाद क्या होगा, पहली बात तो क्योंकि पेड़ की जड़ को निकाल दिया गया है, तो पेड़ की जो रूट्स है बेटा वो ड्राई होने लग जाएंगी, वो सूखने लग जाएंगी सूरज के नीचे। और तब तक जो बेटा वहां पर रहेंगी जब तक वो विदर नहीं हो जाती, जब तक आपका पूरा का पूरा पेड़ जो है बेटा वो मुरझा नहीं जाता। अब यहाँ पर ये मुरझाना पेड़ के साथ तो है ही बेटा, जीवन के साथ भी है। कैसे? क्योंकि बच्चों विदाउट ट्रीज, अगर आपके जीवन के अंदर बेटा पेड़ ही नहीं होंगे, देयर विल बी नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं होगा, वर्ल्ड विल बिकम अ डेजर्ट। पूरी की पूरी दुनिया जो है बेटा
वो एक डेजर्ट बन जाएगी, वो एक रेगिस्तान बन जाएगी और आप लोग जो है अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हर इंसान मर जाएगा। हीट बहुत राइज हो जाएगी, ठीक है, हीट विल राइज, टेम्परेचर जो है बेटा धरती पर बढ़ जाएगा और लोगों के लिए इस धरती पर रहना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पोएट कहते हैं कि आप लोगों के लिए शायद पेड़ को काटना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन पेड़ कटने के बाद जीवन काटना आप लोगों के लिए इस धरती पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो पोएम है बेटा वो बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं उन ह्यूमंस को, उन पे सवाल उठाते हैं उन लोगों को जो यहाँ पर क्रुएल्टी करती है, जो यहाँ पर निर्दयता करती है और दिखाती है कि आपको जो है पेड़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेड़ों को बचा रहे हैं तो भैया इफ यू आर सेविंग ट्रीज यू आर सेविंग योर लाइफ। अगर आप पेड़ों को बचा रहे हैं तभी आप अपना जीवन बचा रहे हैं। अगर आप पेड़ों को मरने देंगे, अगर आप पेड़ों को खत्म होने देंगे तो आप ये समझ लीजिए आपका जीवन भी खराब ही है। अकॉर्डिंग टू द पोम अ ट्री कैन बी किल्ड बाय व्हाट? पोएम के अकॉर्डिंग ट्री कैसे मारा जा सकता है? बाय अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। क्या एक चाकू मारने से पेड़ मर जाएगा? नहीं। पुलिंग आउट द रूट्स, पेड़ के रूट्स को निकालने से हाँ। चोकिंग सनलाइट, सनलाइट को रोकने से पेड़ मर जाएगा, लीव्स के ब्राउन होने से नहीं। तो जब आप पेड़ की बेटा रूट्स जो है उसे निकाल दोगे, जब आप पेड़ को जड़ से उखाड़ दोगे, सिर्फ वही एक तरीका है अपने पेड़ को मारने का। What gives the tree its strength? पेड़ को बेटा अपनी जो स्ट्रेंथ है, पेड़ को जो अपनी ताकत है वो कहाँ से मिलती है? अपने फ्लावर्स से मिलती है, अपनी लीव्स से मिलती है, अपनी रूट्स से मिलती है या अपने फ्रूट से मिलती है? तो बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर रूट्स। आप लोगों का जो पेड़ है उसको अपनी सारी ताकत जो है बच्चों वो उसकी रूट्स से मिलती है, वो उसकी जड़ों से मिलती है। एंकरिंग अर्थ, ये लाइन मैंने तुम लोगों को अभी कराई है बेटा कि एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है। एंकरिंग अर्थ का मतलब हो गया बेटा वो धरती जो पेड़ को उस जगह पर खड़े रहने में मदद कर रही है। लीव्स होल्डिंग द एयर, जो हवा, जो पत्तियों ने हवा पकड़ी हुई है, नहीं। रूट्स होल्डिंग द सॉइल, वही मैंने बताया जो आपकी जड़ें ने जमीन को पकड़ के रखा हुआ है। ब्रांचेस सपोर्टिंग द स्काई और ट्रंक्स सपोर्टिंग एनिमल्स, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं वो, टू फाइनली किल अ ट्री यू वन मस्ट डैश। एक पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको चॉप करना पड़ता है, हल्का सा काटना पड़ता है। टाई इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस को, जो उसकी टहनियां हैं उसको बांधना पड़ता है। अपरूट करना पड़ता है, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, या उसको पानी कम करना पड़ता है। तो भाई आप पेड़ को पानी दो या ना दो, पेड़ अपना जी लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर पेड़ को मारना है तो आपको उसे अपरूट करना पड़ेगा, आपको उसे जड़ से निकालना पड़ेगा अगर आप पेड़ को मारना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक आप बच्चों को ये पोएम क्लियर होगी। अब बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज के दिन की और हमारी इस क्लास की हमारी तीसरी पोएम की ओर। तीसरी पोएम का नाम क्या है भैया? नो मैन आर फॉरेन। ये नो मैन आर फॉरेन जो है बच्चों आप लोगों की पोएट्री लिखी गई है किसके द्वारा? ये पोएम लिखी गई है बेटा आप लोगों के राइटर जेम्स किरकप के द्वारा। किरप, किरकप है, किरप है, किरकप, किरकप ही लग रहा था, किरप पता नहीं क्यों आया दिमाग में। तो ये जो कविता है बच्चों इसको लिखने वाले राइटर का नाम है जेम्स किरकप। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कहते हैं इस कविता के अंदर कि देखो डिफरेंसेस तो आपको कोई भी गिना सकता है। ठीक है, अब आप किसी से पूछेंगे दुनिया में कि भाई तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क है, तो आपको सामने वाला व्यक्ति अपने और उसके भी आपके और उसके बीच में कम से कम 10 डिफरेंसेस बता देगा। ठीक है, सामने वाला आपके और अपने बीच में 10 ऐसी डिफरेंसेस बता देगा आपको कि भाई तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। एक इंसान जो है वो अपने बारे में और आपके बारे में आपको 10 अलग अलग चीजें सुना सकता है, 10 अलग अलग चीजें गिना सकता है जिसमें वो आपसे अलग है या आप सामने वाले व्यक्ति से अलग है। ठीक है, मगर कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? अगर बेटा मैं आप लोगों से ये जानूंगी कि आपके में और मेरे में क्या फर्क है तो आप लोग मुझे 10 फर्क गिना देंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी मुझे फर्क नहीं जानना है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भैया आपके में और मेरे में सिमिलैरिटी क्या है, आपके में और मेरे में एक
एक जैसी चीज़ें क्या है, उसी के ऊपर बेटा हमारी पोएम बेस्ड है। अब देखो, आप अपने अलग देश में रहते हो, मैं अलग देश में रहती हूँ, मैं अलग लैंग्वेज बोलती हूँ, अलग कल्चर फॉलो करती हूँ। हो सकता है दुनिया के, और होता ही है, और बाकी दुनिया के जो लोग हैं बच्चों, वो अपने कोई और कल्चर को फॉलो करते हैं, किसी और तरीके का जीवन जीते हैं, कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो मुझसे अच्छे हैं, या मैं ये कह रही हूँ कि मैं उनसे अच्छी हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान अपनी जगह पर बराबर है। तो इस पोएम में, जिसका नाम है बेटा नो मैन आर फॉरेन, पोएट बात करते हैं कि कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है। यहाँ पर फॉरेन का मतलब बेटा डिफरेंट से है, कि कोई भी इंसान जो है वो अलग नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्योंकि पोएट का कहना क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति जो है बच्चों, वो एक इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और इंसान को सामने वाले की रिस्पेक्ट एज ह्यूमन बीइंग करनी चाहिए, नॉट एज वन कि भैया तुम इंडियन हो, तुम चाइनीज़ हो, तुम जापानीज़ हो, तुम फ्रेंच हो, तुम डच हो, तुम रशियन हो। क्यों भाई? एवरीबडी इज इक्वल। तो जेम्स किरकप ने बेटा अपनी पोएम नो मैन आर फॉरेन में एक बहुत पावरफुल मैसेज हम लोगों को दिया है ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी दुनिया भर में भाईचारे की फीलिंग रखना। पोएट हमें सिखाते हैं दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज आर नॉट स्ट्रेंजर्स। वो कहते हैं कि देखो, जो लोग दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम ये चीज़ मानते हैं कि आप उन लोगों को नहीं जानते कि वो कौन है, हमें नहीं पता कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, बट एट द एंड ऑफ द डे दे शेयर द सेम ह्यूमैनिटी। ठीक है, हम सब लोग सेम मानवता के तो लोग हैं। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, पोएट का कहना है कि सारी यूनिफॉर्म्स के नीचे सेम बॉडी इज देयर, सेम पर्सन इज देयर। भाई, भले ही आपकी यूनिफॉर्म अलग है, यानी भले ही आप डिफरेंट कंट्री के सोल्जर्स हैं, ठीक है, भले ही आप क्या हैं, भले ही आप भैया किसी डिफरेंट कंट्री के सोल्जर हैं, भले ही आप किसी और देश के जो हैं सोल्जर, आप किसी और देश के सिपाही हैं, लेकिन अगर एक बात बताओ बेटा, अगर ये देशों का लॉजिक ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, कि आप ना, हम देश ख़त्म ही कर दे दुनिया में से, तो बेटा दुनिया एक हो जाएगी। और जब बेटा दुनिया एक हो जाएगी, तो क्या हमें अलग अलग सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो बेटा जितनी भी यूनिफॉर्म्स हैं, अब देखो, अगर आप एक देश की यूनिफॉर्म पहन रहे हो तो आपकी लॉयल्टी उस देश की तरफ है, यानी आपकी बेटा जो एक, आप कह सकते हैं, आप समर्पित हैं उस देश के लिए। लेकिन अगर आप अपने देश के लिए समर्पित हैं, क्या इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कंट्री का सैनिक अपने देश के लिए समर्पित है वो गलत है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि भाई बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर यूनिफॉर्म के नीचे सेम इंसान है, भले ही वो डिफरेंट कंट्री का सोल्जर हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही हैज सेम गोल्स। सबके गोल्स तो सेम है भाई, सबके जो करने वाले जीवन में आइडियाज और प्रिंसिपल्स हैं वो सब तो सेम है। उनकी बॉडीज, जैसे हमारे पास बेटा दो आंखें हैं जिनसे हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, ठीक है, देखते हैं, उनके पास भी सेम आंखें हैं। जैसे बेटा हमारे हाथ मेहनत करने के लिए उठते हैं, वैसे ही बेटा उनके हाथ भी मेहनत करने के लिए उठते हैं। जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम नाराज होते हैं, तो क्या ये सिर्फ भारत देश में होता है, लोग खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं? नहीं ना, ये चीज़ दुनिया भर में हर जगह है। तो जब इंसान का शरीर बेटा सेम है, ऐसा तो है नहीं कि हाथ यहाँ लगा हुआ है किसी के सर में, ऐसा तो नहीं है। सबके हाथ यहाँ पे हैं, पैर नीचे हैं, गर्दन के ऊपर सर है, सर के अंदर दिमाग है, मुंह के अंदर जुबान है। सबका बेटा जीवन सेम है, सबके इमोशन सेम है, सबकी बॉडी सेम है, सबकी डेली रूटीन भी सेम है। एवरीबडी वेक्स अप, ठीक है, हर इंसान क्या करता है बेटा, हर इंसान उठता है, काम करता है, अर्न करता है, पैसा कमाता है और सो जाता है। ये रूटीन तो सबका सेम है। अब ऐसा तो बेटा दुनिया में, मतलब बेसिक रूटीन तो यही है ना, आप सोए सोए तो काम नहीं करते, काम तो जाग कर ही करते हो। तो भले ही आप सोकर जागो या जाग कर सो, जो मर्जी आपका लगे, लेकिन पॉइंट ये क्या है, आपका डेली रूटीन तो सेम है। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों? अपना परिवार चलाने के लिए, मेहनत करने के लिए। सब लोग सेम स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोगों को मेहनत लग रही है अपना जीवन बनाने में, आर सेम एज आर्स। तो जब हर इंसान सिमिलर चीजें ही कर रहा है, तो फिर डिफरेंस कहाँ है? अगर तुम भी खा पी रहे हो, नहा धो रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जब तुम भी सेम हो और मैं भी सेम हूं, तो फर्क कहाँ है भाई? जब सब कुछ सेम है तो डिफरेंस किधर है? अब जब हम लोग लड़ाई करते हैं बेटा, तो और जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं,
तो यहाँ पर अच्छा एक लाइन पोएट और समझाते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं जब टाइम्स आर गुड, पोएट कहते हैं जब समय अच्छा होता है, ऑल एंजॉय पीसफुल हार्वेस्ट। वो कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो हर इंसान जो है बेटा वो एक पीसफुल हार्वेस्ट एंजॉय करता है। यानी जब समय अच्छा होता है तो सब शांत अच्छे फसल खाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। एंड ड्यूरिंग वॉर्स, और जस्ट जिस समय बेटा देश के अंदर लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, पीपल स्टार्व, और उस समय पर बेटा लोग जो है वो भूखे मर रहे होते हैं। तो ये सबके साथ है, ऐसा कहीं नहीं है कि जिस देश में जंग हो रही है और वो देश के लोग बहुत ही खुश बहुत ही खा रहे हैं। स्पेशली उस एरिया के लोग बेटा, जिस जगह पर जंग हो रही है वहाँ के लोग तो बेचारे परेशान ही होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं जिस समय अच्छा समय होता है लोग एंजॉय करते हैं, जिस समय समय बुरा होता है लोग स्टार्व करते हैं। दिस इज द सेम, ये भी जो है बेटा बाकी दुनिया के हिसाब के जैसा ही है, जैसा वो लोगों का जीवन है वैसे ही यहाँ पर हमारा भी जीवन है। तो फिर डिफरेंस क्या है हमारे बीच में? वो कहते हैं जिस समय हम लोग लड़ाई करते हैं, जिस समय हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो वो कहते हैं हम एक दूसरे का नुकसान तो कर ही रहे होते हैं, हम लोग इस मदर अर्थ का भी नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमारे भाई बहनों का नुकसान तो करते ही हैं, हम लोग मदर अर्थ का भी नुकसान कर रहे होते हैं कि भैया ये धरती हम लोगों को रहने के लिए मिली है और बिगाड़ने के लिए नहीं, ठीक है। लड़ाई करके झगड़े कर कर बम गिराकर सामने वाले को मार कर आग लगवाकर हम लोग किसी का बुरा तो सबसे पहले क्या ही करेंगे, हम अपना खुद का बुरा कर रहे हैं। हम लोग हार्मनी, हम लोग वो जो एकता, वो जो शांति है हमारे दुनिया की, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं और सब लोगों के लिए सफरिंग ला रहे हैं। भाई एक बात बताओ, दुनिया में हर जगह पर परिवार है, दुनिया में हर जगह पर लोग हैं, दुनिया में हर जगह पर हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली सब है। किसी जगह पर अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई मर रहा है, किसी को चोट लग रही है, तो जो दुख आपकी कंट्री के लोगों को होगा वही सेम दुख उनके लोगों की कंट्री को भी तो हो रहा है ना। तो वही चीज पोएट सिखाना चाहते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा वॉर ये सब कुछ है, ये सब जितना आपको नुकसान पहुंचाता है उतना सामने वाले को भी तो पहुंचाता है। तो क्यों आप ये चीज मान के चलते हो कि भैया सामने वाले का दुख हमारे लिए कुछ नहीं है? ऐसा क्यों है कि भैया वही वाली लाइन आ जाती है कि भैया एक बड़ी मजाकिया लाइन है कि तुम्हारा डॉगी डॉगी, तुम्हारा डॉगी टॉमी, सारा डॉगी डॉगी, तो मतलब भैया तुम्हारा डॉग जो है वो टॉमी हो गया और हमारा डॉग डॉग कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे पूरी लाइन है, बट आई विल नॉट स्पीक द एंटायर लाइन बिकॉज थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना। तो भैया पॉइंट ये है कि तुम्हारा दुख दुख है और हमारा दुख कुछ नहीं, है ना। तो पॉइंट ये है कि भाई जब तुम्हारी परेशानियां हो सकती हैं तो बाकी देश के लोगों की परेशानी नहीं हो सकती। तो पोएट यहाँ पर लोगों को अर्ज करते हैं, पोएट यहाँ पर लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप बैरियर्स तोड़िए, ये जो डिफरेंसेस है ना इनको अपने मन से निकालिए, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप लोगों के मन में डाले गए हैं, डिस्क्रिमिनेशन रोकिए, भेदभाव रोकिए और याद रखिए कि सब लोग इंसान हैं और सब लोगों को पीस में रहने का हक है। अबव नेशंस, ठीक है, अबव नेशनैलिटीज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। वो कहते हैं इससे पहले कि आप ये देखें कि आप कौन से देश के वासी हैं, आप किस देश से बिलोंग करते हैं, आप ये चीज़ को अपने जो है मद्देनज़र रखिए। आप अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सब लोग इंसान हैं और आपका जो कर्तव्य है वो इंसानियत की तरफ है, सबसे पहला कर्तव्य। तो यहाँ पर beneath all uniforms what do we share? We share the same food, same weather, the same human body या the same culture। तो बच्चों हमारे पास सही आंसर है कि beneath all uniforms हम सब लोग सेम बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है तो आखिरकार इंसान ही सब। What is the main cause of hatred according to poem? तो बेटा वॉर, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रैवल या पॉवर्टी। तो भाई लोगों के बीच में जो हेट्रेड नफरत का सबसे बड़ा कारण है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे? कंसिडरिंग अदर नेशन फॉरेन, ठीक है, बाकी देश को फॉरेन समझना, अपना ना समझना, और पीपल को स्ट्रेंज, और लोगों को स्ट्रेंज समझना, लोगों को अजीब समझना, अपने से कम समझना। ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिस दिन लोगों के मन से निकल गई, जिस दिन से लोगों ने सबको बराबर मानना शुरू कर दिया, दुनिया उस दिन से बेटा रहने के लिए बहुत खूबसूरत जगह हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल आता है भाई, when we wage our wars against each others we, जब हम लोग एक दूसरे के साथ बेटा जंग छेड़ते हैं तो क्या होता है?
वी ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नई जगहों पर जा रहे हैं? नहीं। हम ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं, हम इंसानियत की मदद कर रहे हैं? नहीं। वी हार्म आवरसेल्फ, हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, सामने वाले का नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अगर सामने वाले के लोग मर रहे हैं बेटा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पर कोई डैमेज नहीं हो रही, ऐसी बात तो नहीं है। जब लोग मरते हैं बेटा, तो दोनों तरफ से मरते हैं, भले ही कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान तो बराबर दोनों तरफ से होता है ना। द पोएट अर्जेस अस टू बी अलर्ट, पोएट कहते हैं कि जो ना चौकन्ने रहिए। नहीं। हेट आवर एनिमीज, अपने दुश्मनों से नफरत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो भाईचारा प्यार सिखा रहे हैं, तो वो नफरत क्यों ही सिखाएंगे। कीप डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से बच के रहिए। नहीं। रिमेंबर दैट नो कंट्री इज फॉरेन, वो सिखाती है कि कोई भी कंट्री को अपने से अलग मत मानो। क्योंकि पोएट का कहना यह है कि भाई जिस तरीके से इंसान को नफरत करना सिखाया जा सकता है, ठीक है, जिस तरीके से लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, क्योंकि देखो बेटा नफरत एक ऐसी फीलिंग है कि जब इंसान पैदा होता है बच्चों, तो वो किसी से नफरत करते हुए तो पैदा नहीं होता कि भाई इस व्यक्ति से मैं नफरत करूंगा, इस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करूंगा, इस व्यक्ति से मेरी बनेगी नहीं। जब इंसान पैदा होता है तो वो किसी से नफरत करते हुए तो बेटा पैदा होता नहीं है ना। तो पोएट भी यहाँ पर यही चीज कहते हैं कि भाई जब इंसान किसी से नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ है, तो फिर आप उसके मन में वो नफरत के बीज बो ही क्यों रहे हो। प्यार भरो ना सामने वाले के लिए, नफरत क्यों भरते हो, है ना। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटा प्यार की बात करते हुए हम लोग हमारी आखिरी पोएम के ऊपर, जिस पोएम का नाम है बेटा अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और इस कविता को, ये आपके सिलेबस की लास्ट पोएम है बच्चों, इस कविता को लिखने वाले राइटर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं अपनी बिलवेड के बारे में। बिलवेड यानी बेटा उनकी बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो अपनी प्रेमिका के बारे में, जिस प्रेमिका का नाम था बेटा लूसी। अब मैं बोल रही हूँ था, क्योंकि हाँ बेटा ये जो इनकी प्रेमिका थी जिनका नाम था लूसी, शी इज़ डेड। ठीक है, जो लूसी है बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और क्योंकि बेटा हमारे पोएट की बिलवेड लूसी अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसीलिए हमारे जो पोएट हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनकी जो प्रेमिका हैं हमारी जिनका नाम है लूसी, वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी या वो मर जाएंगी। उनको इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एंड क्योंकि बेटा उनकी आंखों के सामने उनकी जो बिलवेड थी जिनका नाम था लूसी, प्रेमिका थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और वो ये कहते हैं अ स्लम्बर, एक स्लम्बर का मतलब होता है बेटा डीप स्लीप। तो पोएट कहते हैं गहरी नींद है जिसने मेरी स्पिरिट को, जिसने मेरे सोल को, जिसने मेरी आत्मा को बिल्कुल सील कर दिया है, जिसने कंट्रोल कर लिया है, बिल्कुल उसको कंट्रोल तो नहीं करेंगे, स्टॉप कर दिया है, या मेड मी सैड, या मेड हिम सैड, जिसने उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। तो इस बात से पोएट क्या कहना चाहते हैं, पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो उनकी बिलवेड की डेथ हुई है बेटा जिनका नाम है लूसी, उनके जाने से वो बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हैं। तो इन द पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस डीप ग्रीफ थ्रू द स्टोरी ऑफ लूसी। तो यहाँ पर जो पोएट हैं हमारे बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने अपनी ग्रीफ, उन्होंने अपनी सैडनेस, उन्होंने अपना दुख जो है बेटा वो व्यक्त किया है लूसी के रूप में। पोएट बताते हैं कि he was once in a calm dream like state when he never imagined Lucy would die। क्योंकि उन्होंने बेटा कभी अपने जीवन में इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि लूसी की भी मौत हो सकती है। He had not even in his wildest dreams thought of it कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, उनकी डेथ हो सकती है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है लूसी वो मर सकती है। बट द पॉइंट इज कि उनके सामने जो उनकी बिलवेड है बेटा लूसी, उसकी डेथ हो गई है। जो लूसी है बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और बाय द टाइम लूसी दुनिया में नहीं थी, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मतलब द गर्ल कुड डाई, लूसी की मौत हो सकती है या कुछ भी। बट व्हेन ही सॉ दिस, अब वो समझ पा रहे हैं और वो बहुत दुख में है, मतलब वो बहुत झटके में है इस चीज़ के कि लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। जो लूसी की डेथ है बेटा इट शॉक्स हिम इनटू रियलिटी। ये जो डेथ है लूसी की, ये उन्हें उस रियलिटी में, उस दुनिया की सच्चाई में वापस ले आई है कि हाँ मौत होती है। नाउ लूसी जो है बेटा वो बिल्कुल मोशनलेस हो चुकी है और बहुत ही लाइफलेस हो चुकी है। ठीक है, शी इज अवे फ्रॉम द लाइफ। ठीक है, वो जीवन से अब बहुत दूर जा चुकी है। शी इज़ अनटच्ड बाय टाइम। अब समय का उस पर कोई रोग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसको, वो डेली स्ट्रगल से दूर जा चुकी है। शी हैज़ फाइनली स्लेप्ट फॉर लाइफ।
ठीक है, अब वो नेचर का पार्ट बन गई है, ठीक है, शी इज नाउ अ पार्ट ऑफ नेचर्स कोर्स। और अब क्या हुआ है बेटा, हमारी जो ये लूसी है ये नेचर का हिस्सा बन गई है, डायर्नल कोर्स का नेचर बन गई है। डायर्नल कोर्स का मतलब है क्योंकि बेटा इसको धरती में अब दफना दिया जाएगा तो ये धरती का हिस्सा बन गई है, तो ये धरती की रोटेशन में और रेवोल्यूशन में अब धरती के साथ घूमेगी। यानी धरती जो अपने सूरज के चक्कर, धरती जो अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है वो भी, और जो बेटा धरती आपके सूरज की ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है वो भी। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि आप लोगों की ये जो लेडी है लूसी, क्योंकि बेटा अब इसको दफना दिया गया है तो वो नेचर के साथ रोल कर रही है, शी इज मूविंग विद द नेचर नाउ, ठीक है, एज जैसे रॉक्स, स्टोन्स और अर्थली चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल लूसी भी अब उनका पार्ट बन चुकी है। वो अब इस धरती पर नहीं रही, वो अब जा चुकी है इस धरती से और उसका जीवन जो है बेटा वो खत्म हो चुका है। तो ये पोएम जो है बेटा ये रिफ्लेक्ट करती है द थीम्स ऑफ इनोसेंस, और ये पोएम बहुत छोटी सी है, ठीक है, बड़ी इनोसेंस और लॉस को दिखाती है, और द इटर्नल साइकिल ऑफ नेचर दैट ह्यूमंस में कम एंड गो, कि इंसान आते जाते रहेंगे, नेचर विल गो ऑन फॉरएवर, कि लोग आते जाते रहेंगे, नेचर कभी नहीं खत्म होगा, दिखाते हुए कि डेथ किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को एक क्वाइट नेचर का पार्ट बना देती है। अभी तक थोड़े समय पहले तक जहाँ पर लूसी जीवित थी और हमारे राइटर के जीवन का पार्ट थी, अब लूसी इस दुनिया में नहीं रही हैं। और बेटा लूसीज डेथ, ठीक है, और बेटा लूसीज डेथ हैज शेकन विलियम वर्ड्सवर्थ, और लूसी की डेथ से बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि लूसी जो है बेटा उनकी डेथ हो सकती है। तो इन द पोम स्लम्बर रेफर्स टू व्हाट, तो बेटा स्लम्बर किस चीज़ को रेफर किया गया है, डीप स्लीप को, इमोशनल नमनेस को, हैप्पीनेस को, या फिजिकल टायर्डनेस को। तो यहाँ पर बेटा जो स्लम्बर है बेटा वो यहाँ पर डीप स्लीप को रेफर किया गया है, दैट लूसी नाउ इन द स्टेट ऑफ, जिस चीज़ के स्टेट में अब लूसी है। तो बेसिकली यहाँ पर डीप स्लीप को बेटा इक्वेट किया गया है, इक्वेटेड विद डेथ, इसको जो है बेटा जोड़ा गया है किस चीज़ से, इसको जोड़ा गया है मौत से, इसको जोड़ा गया है डेथ से। द गर्ल मेंशन्ड इन द पोम इज अलाइव एंड जॉयफुल, ठीक है, दूसरा है स्लीपिंग पीसफुली, डेड या ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो बेटा जिस लड़की के बारे में पोएम में बात करी गई है उसका नाम है लूसी, और बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रही, शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ विच द पोएट इज वेरी वेरी सैड। द पोएट फील्स दैट द गर्ल इज नाउ बियॉन्ड अर्थली फियर्स, अब वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड जा चुकी है, ठीक है, अब जो समय मौत, डेथ, टेंशन, वो इंसानी परेशानियों से दूर जा चुकी है, वो अभी भी उसको देख रही है, वेट रिटर्न करने का टाइम ले रही है या जीवन का ड्रीम ले रही है, नहीं। अब वो लड़की जो है बेटा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो वो दुनिया भर की इंसानी परेशानियों से अब बहुत दूर जा चुकी है और बहुत परेशान निकल चुकी है। She is rolled in round in the earth's diurnal course, तो यहाँ पर she rolled round in the earth's diurnal course का क्या मतलब है, जैसे बेटा मैंने आपको बताया डायर्नल मतलब टू कोर्स, और वो मैंने आप लोगों को बताया, एक है रोटेशन जिसमें अर्थ बेटा अपनी खुद की एक्सिस पर घूमता है, और एक होता है रेवोल्यूशन जिसमें सूरज के आसपास धरती चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर वो अर्थ की तरह मूव करती है बेटा, जो भी क्रिएचर्स अब अर्थ के हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अर्थ, अब वो भी धरती का एक हिस्सा बन चुकी है, और धरती का हिस्सा बनकर अब वो अमर हो चुकी है। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बेटा धरती अमर है, बिल्कुल वैसे ही ये लड़की जो है बेटा वो भी पोएट की नज़रों में अमर हो चुकी है, ठीक है, भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो नेचर का पार्ट रहकर, धरती का हिस्सा रहकर हमेशा हमेशा के लिए पोएट के साथ रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों की ये जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती हैं, सारी की सारी पोएट्रीज बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, और इसी के साथ बेटा आप लोगों का आज का ये लेक्चर जो है बच्चों वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा, और इसी के साथ बेटा मैं निहारिका मिलने वाली हूँ आप लोगों को आपकी अगली क्लास में, जैसा मैंने बताया बेटा मोमेंट्स के चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।